नमस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर का पूरा लेक्चर हम लोगों ने दोस्तों देख लिया था। आज हम लोग दोस्तों इसके एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अगर हाँ आप लोगों को दोस्तों नोट्स चाहिए तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही अगर आप लोगों को ये भी लगे कि आप फिर जो है कि मुझे नोट्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं उसको भी कर दूंगा, लेकिन हाँ दोस्तों आप लोगों का रिस्पांस होना चाहिए। पहले तो आप लोग ये देख लीजिएगा, इसका एक्सरसाइज मैं आज आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं पहले इसके सॉल्यूशंस की तरफ। उसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक काम करता हूँ, ये जो शॉर्ट रिवीजन है दोस्तों वो करवा देता हूं आप लोगों का। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने एटम्स होते हैं। आप लोगों से ये कहा था कि आप लोग 20 तक लगभग याद कर लीजिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर आप लोगों को दोस्तों याद रहेगा तो एटॉमिक मास मैंने बता दिया था, केवल उसका 2 टाइम्स कर देते हैं तो एटॉमिक मास आ जाता है। जैसे लिथियम का दोस्तों क्या है, अगर देखा जाए जैसे बेरिलियम या ले लेते हैं, बेरिलियम का अगर 4 है, इसका 2 टाइम्स करते हैं तो दोस्तों 8 आता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा क्या गया है 9.0112, मतलब कि ये है दोस्तों लगभग 2 गुना है। जैसे यहाँ पर 3 है तो इसका लिखिए देखिए 6 है, इसका 5 है तो इसका 10 है, 6 है तो इसका 2 गुना 12 हुआ, 7 है तो 14 हुआ, 8 है तो 15 हुआ, 9 है तो 18 हुआ, 10 है तो 20 हुआ। ये दोस्तों लगभग 2 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो उसका मास आ जाता है, कोई भी एटॉमिक नंबर रहता है तो। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ये नंबर फिट नहीं बैठता कि हम उसका 2 टाइम्स कर दें हमारा मास आ जाए। कुछ ऐसे भी नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर वैलेंसी जो होती है सबकी अलग अलग होती है। सभी तत्वों की जो वैलेंसी होती है, सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। एटॉमिक मास हमें इंपॉर्टेंट हो, वैलेंसी हमारा क्या काम करता है, तत्वों को बैलेंस करने का काम करता है। जब भी हम जैसे कोई भी एलिमेंट्स बना रहे हैं दोस्तों, अगर उस एलिमेंट्स को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके दोस्तों हमारा क्या बनता है, HO2। H2 प्लस O होता है दोस्तों, H2 प्लस O। तो H2O क्या हो जाता है, हमारा वाटर जो होता है ये सोल्यूशन बनता है। मान लीजिए कोई भी तत्व लेते हैं, जब हम बनाते हैं उसको, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हो तो C+O2 मिल करके क्या बनता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाना हो तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है हमारा। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ये बैलेंसी क्या बताता है कि किस प्रकार से समीकरण जो है, हम लोग जो भी सॉल्यूशंस करेंगे वो किस प्रकार से बैलेंस होगा। जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन का दोस्तों 9 होता है, तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 18 होगा, हमारा 18 आ गया। मैग्नीशियम है दोस्तों 12 होता है, 12 का 2 टाइम्स 24 हो गया। लगभग आप लोगों को दोस्तों 20 तक याद होना चाहिए, मैंने यहाँ पर दे दिया है। अगर आप लोगों को न याद हो तो कृपया करके इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बुक में नहीं है। हाँ दोस्तों, जो इसका अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन 20 तक नहीं दिया गया, वो 18 तक ही दिया गया है। तो कृपया करके आप लोग 25 या 20 तक जरूर याद कर लीजिएगा। बिना याद करे ये काम नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। क्या क्या दोस्तों पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस द सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसका मास हमेशा, जो भी प्रोडक्ट्स बनता है उसका मास हमेशा उतना ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों 1 + 3,
1+3 मिल हम लोग 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिए, 3 ग्राम कार्बन ले लिए, और इसको जब जलाया जाता है तो हाइड्रोजन और कार्बन जल करके 4 ग्राम बन जाता है। तो इसका मास जो 3 और 1 जोड़े दोस्तों तभी 4 आया, मतलब ये 4 आएगा। 4 से ना तो कम आएगा ना तो ज़्यादा आएगा। वही कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना पहले था ठीक उतना ही बाद में रहेगा। मान लीजिए 2 ग्राम लिए और 4 ग्राम 5 ग्राम लिए, तो ये बन करके 7 ग्राम आएगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड क्या कहता है। इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड्स एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास, दिस इज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस हमें दोस्तों ये बताता है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं वह एक निश्चित प्रोपोर्शंस में रहता है मास के। जैसे कि अगर हम जल का लेते हैं दोस्तों, H2O का, H2O का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, लेकिन ये 2 के रेशियो में तो 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों 8 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका मास होता है 16। अब हम लोग इसको जब रेशियो में लिखते हैं तो हमारा कितना आता है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो 1 और 8 के रेशियो में अगर कहीं पर भी वाटर है तो वो वाटर हमेशा 1 और 8 के रेशियो में रहेगा। कोई भी अगर आप केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं तो वहाँ पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमेशा 1 और 8 के रेशियो में रहेगा। इसी प्रकार कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 होता है। ये कितना होता है हमारा, अभी अभी हम लोगों ने देखा 32। अगर हम लोग इसका अगर निकालते हैं तो कितना आ जाता है ये दोस्तों 12 होगा। ठीक है, रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 और 8। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 3 और 8 के रेशियो में रहता है कहीं पर भी अगर हम ले लें। ठीक है, यही ये कह रहा है कोई भी एलिमेंट्स रहता है वो डिफिनिट प्रोपोर्शंस में रहता है हमेशा। अब देखते हैं, एज एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल द एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी यूजली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी एटम्स लेते हैं दोस्तों वो हमेशा एक, ये क्या होता है इंडिपेंडेंटली नहीं रहता, उसके साथ बहुत सारे तत्व मिलते हैं। जैसे कि देखा जाए दोस्तों अगर हम लोग हवा की बात करें, जो जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ऑक्सीजन जिसमें से लेते हैं वहाँ पर केवल ऑक्सीजन नहीं मिलता, वहाँ पर केवल हाइड्रोजन नहीं मिलता, यहाँ पर बहुत सारे तत्व मिलकर मिलते हैं। तो ये बता रहा है अगर हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं वो केवल उसी वाला एलिमेंट्स नहीं रहेगा बल्कि उसमें और भी एलिमेंट्स रहेंगे, मिले रहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग हवा की बात करें, जहाँ पर हम लोग सांस लेते हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है दोस्तों ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, बहुत सारे गैसें मिल करके वायुमंडल बनाते हैं। फिर क्या कर रहा है, ए मॉलिक्यूल्स इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट्स आर ए कंपाउंड्स कैपेबल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। जो मॉलिक्यूल्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो सबसे छोटा पार्ट होता है कोई भी एलिमेंट्स का, उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो कंपाउंड फॉर्म में रहता है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, एक केमिकल फार्मूला कंपाउंड सोर्स इज कॉन्स्टिटेंट elements and number of atoms of each combining elements. A chemical formula compound shows its constituent elements and the number of atoms of each combining elements. केमिकल फार्मूला जो होता है दोस्तों जब कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे कि कंबाइन करके जो बनता है उसी को बोलते हैं, जैसे H2 और +O जब कंबाइन होते हैं तो दोस्तों H2O बनता है। ठीक है, उसी को बोल रहा है यहाँ पे। फिर क्लस्टर ऑफ एटम्स, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट इज आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक, दे आर फिक्स्ड चार्ज ऑन द एटम। जो क्लस्टर ऑफ एटम्स रहते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं जो हैं दोस्तों वो क्या होते हैं पॉलीएटॉमिक्स होते हैं। पॉलीएटॉमिक्स मतलब एक से अधिक जो होते हैं वही, जो उनके पे आयन होता है दोस्तों वो एक फिक्स्ड मात्रा में रहता है। ठीक है, फिर द केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स। केमिकल फार्मूला का जो डिटरमाइंड किस प्रकार से होते हैं, जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसका एक वैलेंसी होता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। आयनिक क्या करते हैं, कंपाउंड्स क्या करते हैं, वो बताते हैं कि कितना चार्ज है किसी एलिमेंट्स पर। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज में क्या बोला जा रहा है,
फर्स्ट बोला जा रहा है दोस्तों कि मान लीजिए 0.2 ग्राम क्या है हमारा, 0.2 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड्स of oxygen and boron was found by the analysis contain 0.96 gram boron, 0.144 gram oxygen. Calculate percentage combinations of the compounds by weight. आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं समझा दे रहा हूँ। कहा जा रहा है दोस्तों 0.2 ग्राम कंपाउंड्स ऑक्सीजन है, मतलब 0.2 ग्राम कोई एलिमेंट्स है, उसमें क्या क्या है मिला हुआ है, उसमें हमारा 0.96 बोरान है और 0.144 ऑक्सीजन है। अब जो ये मात्रा है बताना है कि उसमें ये कितने परसेंटेज में है। तो देखिए दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। टोटल हमारा कितना है दोस्तों, टोटल अगर देखा जाए तो 0.24 है, उसमें से अगर हम लोग बोरान की मात्रा देखें तो 0.96 है। परसेंटेज पूछा है दोस्तों, तो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम लोग 100 अगर यहाँ से हटाना पड़े तो ये जो पॉइंट जो जीरो के बाद यहाँ पर है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 9096 तो लिखेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पर था अब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 0.24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको अगर हटाना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर नीचे। ठीक, तो ये तो हट गया, ये भी हट गया, तो ये वाला जो दोस्तों होगा यहाँ पर ये कट करके ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो ये हमारा अगर इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 ठीक। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें दोस्तों, अगर वो वाला ना समझ में आया तो इसको देख लीजिए, 1.44 किस में है, 0.24 है। ठीक है, ये है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर ये जो दोस्तों है ये चल करके यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.4, ये हटा देंगे, हटाएंगे तब, और ये क्या हो जाएगा 0.24। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 100 यहाँ पर भी और 100 यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1440, और ये क्या बन जाएगा 24, यही बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि फिर जाएगा 6 टाइम्स चला जाएगा दोस्तों, तो 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर जीरो और है तो 60% ये हो गया। मतलब ऑक्सीजन कितना है दोस्तों 60% और बोरान कितना है, बोरान कितना था दोस्तों, ऊपर वाला कितना आया था हमारा 40%। ठीक है, 60 और 40 के रेशियो में आ जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए अगला वाला पार्ट, वेन द 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्नट 8 ग्राम ऑक्सीजन, जब 3 ग्राम हम लोग कार्बन ले रहे हैं और 8 ग्राम हम लोग क्या ले रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये कार्बन वाला पार्ट है और ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है, तो बनेगा क्या CO और O2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना बन रहा है दोस्तों 11 ग्राम। ये देखिए कि क्या कर रहा है कि 3 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम का 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जब लेते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 11 ग्राम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि अगर 3 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन लेंगे, तो उसमें 8 ग्राम उसको क्या चाहिए, केवल 8 ग्राम हमें क्या चाहिए, उसका ऑक्सीजन चाहिए उसको जलने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब हम लोग ले रहे हैं कितना ग्राम, 3 ग्राम कार्बन ले रहे हैं, 3 ग्राम कार्बन ले लें और 50 ग्राम हम लोग ऑक्सीजन ले लेंगे, तो कितना तत्व बनेगा। तो देखिए दोस्तों 3 ग्राम अगर आप कार्बन ले रहे हैं, 50 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन इसका रेशियो जो होता है 3 और 8 का, ये फिक्स्ड होता है दोस्तों। 3 ग्राम अगर आप ले रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन केवल 8 ग्राम ही चाहिए, बचा 42 ग्राम क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, 42 ग्राम क्या हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जो 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो बचा हुआ 42 रहेगा वो खत्म हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या, व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, पॉली मतलब होता है दोस्तों एक से अधिक आयन, जो एक से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसे पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। चलिए ये देखते हैं कहाँ पर लिखा गया है पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉलीएटॉमिक आयंस दिया गया है
पॉलीएटॉमिक साइंस यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि दिया गया है एमोनिया, अमोनिया NH4+ हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गया, नाइट हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया गया है, यहाँ पर कार्बोनेट दिया गया है दोस्तों, सल्फेट दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ दिया गया है पॉलीएटॉमिक वाली मात्रा में। तो ये हो गया दोस्तों पॉलीएटॉमिक आयन्स के बारे में। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मतलब एक से अधिक आयन्स, एक से अधिक एलिमेंट्स रहते हैं और उस पर प्लस या माइनस जो होता है उसी को पॉलीएटॉमिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ केमिकल फार्मूलास के नाम लिखने हैं, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से केमिकल फार्मूलास का नाम लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा गया है, तो आप लोगों को पता चल गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आइए आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं। हालांकि मैं इसको बता दिया हूँ लेक्चर में दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लिखिए मैग्नीशियम और क्लोराइड का Cl। मैग्नीशियम का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। क्लोराइड का कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए -1 होता है, ये -1 हो गया। अब इसको क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर लिए। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा Mg और ये क्या हो जाएगा Cl2, MgCl2। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे देखते हैं किसका फार्मूला लिखना है हमें दोस्तों। आगे लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का इसी प्रकार अगर आप लोग निकालोगे तो कैल्शियम लिख लेते हैं पहले, और ऑक्साइड दोनों का क्या होता है दोस्तों, 2 और 2 होता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप लोग वहाँ पर देखेंगे तो 2 और 2 दिखाएगा, तो इसका हो जाएगा CaO। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग कहोगे CA2O2, नहीं, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर बता दिया था। चलिए देखते हैं कहाँ पर मैंने बताया था इसको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर CA2O2 है तो उसको हम लोग एक सिंपल फॉर्म में 2CaO लिखेंगे या CaO लिखेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड का कैसे निकालेंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड का मैं आप लोग, कॉपर नाइट्रेट का भी निकालना है दोस्तों, अगर आप लोग कुछ अपने मन से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कॉपर नाइट्रेट का किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉपर लिखना है आप लोगों को, कॉपर प्लस नाइट्रेट NO3। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों कहाँ पर है कॉपर, यहाँ पर है, यहाँ पर +1 लिख लीजिए। नाइट्रेट कहाँ पर है दोस्तों, नाइट्रेट देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर -1 है। नाइट्रेट में क्या है दोस्तों, -1 है, तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया FuNO3। एक बार आप लोग अपने मन से भी देख लीजिएगा दोस्तों कि क्या मैंने सही लिखा है, या एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों, कॉपर नाइट्रेट हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी हो गया। इसी प्रकार जो बचा हुआ है उसको आप लोग जरूर निकालिएगा दोस्तों। वहाँ पर देखेंगे कि कितना उस पर चार्ज लगा है, बस उसको लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा अपना आपका आंसर। अब जैसे क्विक लाइन दिया है, क्विक लाइन क्या होता है दोस्तों, CaO। CaO को हम लोग क्विक लाइन मतलब बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें कैल्शियम मिला हुआ है और ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए बेकिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों, बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट मिल करके बेकिंग पाउडर बनाते हैं, NaHCO3, इसी को बोलते हैं दोस्तों बेकिंग पाउडर। अब बचा हुआ पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों K2 पोटेशियम सल्फेट SO4, ये पोटेशियम सल्फेट हो गया। ठीक,
उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। मास निकालना मैंने बता दिया था, कुछ तत्वों का मैं निकाल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों C2H2 दे दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे C2H2। कार्बन कितना है दोस्तों, 2 है, 2। कार्बन का मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो मास उसका डबल हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। प्लस 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 दो 26, मतलब 26 यू क्या हो जाएगा इसका मास। ठीक है, इसी प्रकार एक और मैं निकाल दे रहा हूँ दोस्तों, और उसके बाद आप लोग निकालिएगा। ये HNO3 निकालना है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों, H, इसका 1 लिख देंगे। प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14, तो 14 हो गया। प्लस O3 अगर देखा जाए दोस्तों, O3 का क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, तो इसका डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 हो जाएगा। तो O3 का हो गया दोस्तों 3 इंटू 16, तो कितना हो गया, 1 प्लस 14 प्लस 48, 363 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मास। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये H का मान था, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, ये H का मान था, ये पूरा किसका मान था दोस्तों, N का मान था, और ये पूरा किसका मान था, O3 का मान था। तो हो गया HNO3 का मान 63 यूनिट। तो ये था दोस्तों, आप लोगों को बताना था, इसकी एक्सरसाइज मैंने करवा दी। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए और कुछ चीज़ें न समझ में आई हो तो उसको ज़रूर आप लोग दोस्तों बताइएगा। वीडियो कैसी लगी हो इसको भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।